कहानी की शुरुआत में कोई बता रहा होता है कि मैं एक स्कॉलर हूँ जो लिखता है। अगर मैं उस आदमी से कभी ना मिला होता, अगर मैंने उस आदमी के लाइफ और मार्शल आर्ट को कभी रिकॉर्ड नहीं किया होता, तब मैं सोचता हूँ कि मेरा लाइफ कितना अलग होता। एक साल पहले मैं उस आदमी से होमोन माउंटेन के इंटर द्वार पर स्थित एक छोटी सी सराय में मिला था। फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बंदा दारू पी के टुल हुआ होता है और कह रहा होता है कि अगर चोंगलांग में पानी बहे तो फिर तुम्हें मुझे अपने पैर धोने के लिए कहना चाहिए था। ये बात सुन के एक बूढ़ी आंटी बैठी होती हैं और अपने मन में कह रही होती हैं कि ये स्पष्ट है वो एक स्कॉलर है जो पास्ट में नेशनल एग्जाम में फेल हो गया, और वो बंदा शराब पी के टुल हुआ होता है और कह रहा होता है कि ऐसा कुछ कैसे हो सकता है नेशनल गवर्नमेंट ऑफिशियल एग्जाम ऑफिस में। और फिर से वो दारू निकालते हुए कह रहा होता है कि अगर तुम्हारा उच्च पदों पर संपर्क है तो वो तुम्हारा पक्ष लेते हैं, या जब तुम उन्हें एक बड़ी रकम की पेशकश करते हो। और पीते हुए कहता है कि यही रीजन है कि दुनिया सड़ने जा रही है। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि वहाँ का पानी पूरी तरह से खराब हो चुका है, और एकदम नशे में टुल हो जाता है। ये सब बातें बूढ़ी आंटी भी सुन रही होती, चिढ़ते हुए अपने मन में कहती है कि ओ माय गॉड, अगर तुम नशे में हो तो तुमको चुप रहना चाहिए। और वो बंदा बस कह रहा होता है कि ये अनरीजनेबल है, ये अनरीजनेबल है, और फिर से उठते हुए कहता है कि सब कुछ गलत हो गया है। और बूढ़ी आंटी भी अपने मन में कहती है कि वो बदमाश कहीं का, वो फाइनली कुछ ना कुछ तोड़ ही डालेगा। तभी वो किसी तरफ देखता और कहता है कि रुको, प्रॉब्लम ये नहीं है। अभी वो एक हट्टे कट्टे आदमी को देखती है और कहती है कि एक स्टूडेंट उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है, एक मुक्का और बस इस इमारत के लिए बस इतना ही। इसके आर्म तो देखो, क्या ये सच में ठीक होगा? और इसके स्वॉर्ड को देखो कितनी डरावनी है। अगर वो सिर्फ इसलिए ऐसा करने लगे क्योंकि वो एंग्री हो गया है तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और दूसरी तरफ वो लड़का चिल्ला के कह रहा होता है कि मैं ही एकमात्र बेकार पर्सन हूँ। अभी वो बूढ़ी आंटी भी अपने मन में कहती है कि एकजुट हो जाओ और तमाशा खड़ा करना बंद करो। और दूसरी तरफ वो बंदा कह रहा होता है कि तुमने क्या कहा, बकवास करना बंद करो, नहीं तो मुझे पीट पीट कर मार डाला जाएगा। क्या ये बात किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी कहनी चाहिए? क्या ये सही है कि लोग दूसरों की बाहें सिर्फ इसलिए मरोड़ दें क्योंकि उनके साथ कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन खड़ा है? ये सड़ी दुनिया, ये बेकार वर्ल्ड, अगर किसी को इसके बारे में पता नहीं है तो ऐसा है जैसे ये कभी हुआ ही नहीं। तभी वो हट्टा कट्टा आदमी उड़ जाता है। ये देख बूढ़ी आंटी डर जाती है और उस लड़के के पास वो बंदा आ जाता है और कहता है उससे, क्या तुमने कहा कि अगर किसी को इसके बारे में पता ही नहीं तो ये वैसे ही है जैसे कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। चलो थोड़ी देर बात करते हैं इससे पहले। और उसको उठा देता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि पहले तुमको होश संभालना होगा, और उसको लेके जाने लगता है। तो पीछे से बूढ़ी आंटी भी कह रही होती है कि अगर तुम शराब पीने वाले हो तो तुमको पे करना होगा। वो कमीने लोग भी चले गए। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसको जंगलों की तरफ ले जा रहा होता है वो बंदा, और ये बंदा जो हमारा होता है जिसको उठाया हुआ होता है वो हमारा एमसी होता है। तो हमारा एमसी कहता है कि अरे रुक जाओ। तो बंदा कहता है कि क्या तुम समझ गए हो? और वो एक छलांग लगाता है एक पहाड़ से। ये देख के तो हमारा एमसी एकदम डर जाता है, बहुत ऊंचाई पे वो होता है, और एक जगह वो लोग लैंड करते हैं तो हमारे एमसी के गोटे मुंह में आ जाते हैं। हमारे एमसी से वो बंदा कहता है कि ये राहत की बात है कि तुम जाग रहे हो, और फिर से हमारे एमसी को उठा देता है और कहता है अगर तुम अभी तक नहीं उठे मैं तुम्हें वहां पर फेंकने वाला था। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक झरने के ऊपर से उसको फेंकने वाला था। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी अपना मुंह धुल रहा होता है। मुंह धुलने के बाद उस बंदे से कहता है कि अगर तुम बड़े हो फिर भी तुम्हारे लिए किसी अदर पर्सन के साथ ऐसा करना बेकार है, तुमने जो किया वो बहुत ही रूड था। तो वो बंदा कहता है कि फिर भी ऐसा लगता है कि तुम बहुत शार्प टेम्पर पर्सन हो। तो हमारा एमसी भी कहता है कि शार्प टेम्पर, मेरे साथ ऐसा करने का तुम्हारा क्या रीजन है? अगर तुम नहीं जानते हो कि ये शाही कानूनी के विरुद्ध है। तो हमारे एमसी से वो बंदा कहता है कि इंपीरियल कानून, क्या तुम ही नहीं थे जो वर्ल्ड की बेइज्जती कर रहे थे? तो फिर जब दुनिया में अन्याय है तो इंपीरियल कानून की बात क्यों उठा रहे हो? तो हमारा एमसी भी कहता है कि वो बंदा अपने प्रेशर को रिलीज करता है, एक जोरदार हवा पास होती है। तो ये देख के तो हमारा एमसी एकदम चौंक जाता है और कहता है क्या ये विंड ब्लोइंग है लेकिन इसके क्लोथ। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी के सामने उसका मुक्का आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस मुक्के को वो यूटर्न लेके एक पत्थर पे मारता है जिससे वो पत्थर ही टूट जाता है। और हमारा एमसी एकदम शॉक हो जाता है। और वो बंदा कहता है कि अगर तुम एक असली आदमी हो तो क्या ये तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा कि तुम अपनी पावर से वर्ल्ड पर विक्ट्री प्राप्त करो? और हमारा एमसी अपने मन में कहता है ये बात सुन के, जब मैं नशे में था तो मुझे इसका एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन ये आदमी, क्या ये तुम्हारा एवरेज पर्सन नहीं है? आराम से उससे कहता है कि किसी भी मामले में तुमको मेरी क्या जरूरत है, किसी रीजन के लिए, क्या तुम लोग मैं यहाँ। तभी वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम नशे में थे। अगर किसी को इसके बारे में पता नहीं है तो ऐसा है जैसे ये कभी हुआ ही नहीं है, उससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो हमारा एमसी कहता है कि एग्जैक्टली कि अगर किसी को किसी चीज के बारे में पता नहीं है तो क्या ये वैसा ही नहीं है जैसे वो कभी इंसिडेंट हुआ ही नहीं हो। च्योंगसा का पाथ ब्राइट है, क्या तुम जानते हो कि इसका मतलब क्या है? ये बैम्बू रिकॉर्ड में च्योंगसा के इतिहास के बारे में
लिखा गया है। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड से हुए बिना सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। अगर वो ना होते तो हम पास्ट में घटित घटनाओं के बारे में कैसे जान पाते। लेकिन वो कैसे जान सकते हैं कि एक साहित्यकार के साथ क्या हुआ था, जो इस मुद्दे के प्रति पूरी तरह से वफादार था। जो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया गया वो खो गया और दफन हो गया। जैसे सिहाई और इमेज क्योंसा में दर्ज की गई बातें फ्यूचर की पीढ़ियों को पता चलती है। तो बंदा कहता है कि अच्छा ऐसा है, तुम सही हो। रिकॉर्ड ट्रू बन जाते हैं और जो कुछ लिखा नहीं गया वो भुला दिया जाता है। तो तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्द ट्रू थे। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ तुम सही हो, और उससे कहता है कि अब जब हमने इस बात पर बात कर ली है तो मैं अपने रास्ते पर चलूंगा। तभी वो पीछे से बंदा कहता है कि मेरा नाम शाहजुयूक है। तो वो भी ग्रेड करते हुए उससे कहता है कि तुम मुझे सन बिन बुला सकते हो, मैं सन बिन फैमिली से हूँ। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि सन बिन फैमिली से। तो हमारा एमसी भी चौंक जाता है और उससे कहता है कि अब से तुम एक किताब लिखोगे। तो हमारा एमसी भी चौंकते हुए कहता है कि एक किताब, तुम्हारा मतलब। तो सामने वाला बंदा कहता है कि क्या ये ऑब्वियस नहीं है, अब से तुम मेरे द्वारा की जाने वाली हर चीज के बारे में लिखोगे। नहीं, मेरे बारे में सब कुछ एक किताब में लिखो। शाहजायुक कहता है कि और ऐसा करने से दूसरे लोग जान जाएंगे कि मेरे जैसा एक पर्सन भी रहता था। तो हमारा एमसी कहता है कि तो तुम मुझे बता रहे हो तुम्हारी लाइफ लिखने के लिए। तो शाहजायुक हंसते हुए कहता है कि एक बायोग्राफी, ये सुनने में अच्छा लग रहा है, टाइटल होगा शाहजायुक। नहीं रुको, हीरो का बायोग्राफी शाहजायुक, ये सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, और जोर जोर हंसने लगता है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि क्या तुम अभी भी नशे में हो। तो शाहजायुक कहता है कि मुझे तुम्हारा ये तीखा स्वभाव पसंद है। मैंने सुना है कि स्कॉलर को ऊर्जावान बनाने के लिए स्याही के स्ट्रोक में कुछ जोश होना चाहिए। और वो एक पत्थर उठाता है और कहता है कि हालांकि अगर तुम बिना सोचे समझे एक बार भी अपना मुंह खोल दो, और उस पत्थर को क्रश कर देता है जिससे वो टूट जाता है। फिर वो भोला सा शकल बना के शाहजायुक कहता है कि मैं तुम्हारे घुटनों को इस चट्टान की तरह कुचल दूंगा, तुम समझ गए। तो हमारे एमसी की तो फट के चार हो जाती है। फिर हमें उसी रेस्टोरेंट बूढ़ी आंटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सो रही होती है और वो कह रही होती है कि वो खाने वाले और धावक हैं। तभी उसे आवाज आती है तो वो कहती है कि इस समय कस्टमर आए हैं, और हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी और शाहजायुक होते हैं। शाहजायुक बूढ़ी आंटी से कहता है कि हमने रात रुकने का डिसीजन लिया है, हमने जो पहले खाया था उसका भी पे करना होगा, ये आदमी भी। तो बूढ़ी आंटी कहती है कि ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी लेटा हुआ होता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती है और वो उठ के बाहर जाने लगता है। तभी एक गेट टूटता है और हमारा एमसी भी गिरता है और एक का पैर दिखाया जाता है, और वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि ये बेकार है, क्या तुमने सोचा था कि तुम आधी रात को मुझसे दूर जा सकोगे। तो हमारा एमसी भी कहता है कि अरे यार मेरा बैग बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, और उससे कहता है कि क्या तुमने सोचा था कि हर कोई तुम्हारी बात सिर्फ इसलिए सुनेगा क्योंकि तुम उनसे ज्यादा ताकतवर हो। तो शाहजायुक कहता है कि ये लड़का रात में भागने की कोशिश करने वाले आदमी के लिए कितना एरोगेंट है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि जाहिर है मुझ में अपनी ताकत नहीं है, तो ये एकमात्र तरीका है जिसका मैं यूज कर सकता हूँ। तो शाहजायुक कहता है कि ये कॉर्डली एक्सक्यूजेस है, अगर मैं तुमको कोई अच्छा रीजन बताऊं तो क्या तुम संतुष्ट होगे। तो हमारा एमसी उसे चिढ़ते हुए कहता है कि यहाँ तक कि पास्ट में संत भी खतरे से बचने के लिए छिप जाते थे, किसी पर्सन का कुछ समय के लिए अपना सर झुकाना शर्मनाक बात नहीं है। तो शाहजायुक उसके पास आता है और कहता है कि ये सच नहीं है, जो एक बार अपना सर झुकाता है वो दोबारा भी अपना सर झुकाना सीखता है, ऐसे लोग चापलूसी करने वाले होते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि उनका इतनी लापरवाही से अपमान मत करो। तो शाहजायुक कहता है कि इसके अलावा ऐसा लगता है कि तुम कुछ गलत समझ रहे हो, तुमको ट्रस्ट है कि तुम मेरा साथ छोड़ सकते हो, मेरे द्वारा लिए गए डिसीजन कभी भी प्रभावित नहीं होंगे और तुम मुझसे कभी भाग नहीं सकोगे। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि कितने एरोगेंट हो तुम, ऐसे बोलते हो जैसे तुम कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो। तो वो बोलता है कि इसे आजमा लो तुम। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या। तो बोलता है कि मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि तुम ये परख कर देखो कि क्या तुम मेरा साथ छोड़ सकते हो। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो बोलता है कि चलो ऐसा करते हैं, अगले 4 दिनों तक मैं इसी रेस्टोरेंट में रहूंगा, उस समय के दौरान ये तुम पर निर्भर है कि तुम भागते हो या चिपके हो। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो शाहजायुक कहता है कि तुम इंपीरियल कोर्ट में अपील कर सकते हो या किसी से मदद मांग सकते हो, किसी बड़े सेक्ट या किसी मास्टर से पूछो, मुझे परवाह नहीं है। और सीरियस होते हुए कहता है कि लेकिन एक बात तुमको ध्यान में रखना चाहिए, इन 4 दिनों के बीच जाने के बाद मैं आऊंगा और तुम्हें ढूंढूंगा। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां हमारा एमसी खाना खा रहा होता है। वो बूढ़ी आंटी भी देखती है और अपने मन में कहती है कि उन्होंने कल रात मुझ पर हमला किया और मेरा फर्नीचर तोड़ दिया, लेकिन अब ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, दुनिया में क्या चल रहा है। तभी हमारा एमसी वहां से उठता है और कहता है कि ऑनर, फूड के लिए तुम्हारा शुक्रिया, यह पहले की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से अधिक स्वादिष्ट था। और उसको पे करते हुए कहता है कि
ये फूड के लिए है। तो वो बोलती है कि बिल तो पहले ही पे हो चुका है, कल रात उस आदमी ने इसका भुगतान कर दिया है। तो हमारा एमसी चिढ़ते हुए कहता है कि क्या तुमने किसी और दूसरे पर्सन के सोने के कमरे और भोजन का खर्च क्यों लिया? और उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि और तुमको मैं बता दूं, ये गेस्ट है, यहाँ 4 दिन और रुकने का डिसीजन लिया है, और वहाँ से चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी रेस्टोरेंट से बहुत ज्यादा दूर भाग रहा होता है और भागते हुए कह रहा होता है कि मुझे किसी पागल आदमी की वजह से ऐसा अनुभव क्यों करना पड़ रहा है। फिलहाल चलो हम हॉर्मोन माउंटेन को पार करने की मूल योजना का पीछा ढकेल दें। मुझे गाड़ी पर चढ़ना होगा, मैं पास के गाँव में एक ढूंढूंगा और दूसरे गाँव की ओर जाऊंगा, फिर मैं एक बड़े शहर की ओर चलूंगा जहाँ बहुत सारे लोग होंगे, तो मुझे ढूंढना मुश्किल होगा। और दूसरी तरफ साजायु कहता है कि इसे बीते एक अरसा हो गया है क्योंकि कुछ बहुत दिलचस्प था। फिर हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक घोड़ा गाड़ी होता है। तभी उस घोड़े गाड़ी को ओनर को आवाज आती है कि अरे रुको 1 मिनट, और ये हमारा एमसी होता है और हाँफते हुए कहता है क्या ये गाड़ी किसी बड़े शहर को जा रही है? तो वो बंदा कहता है कि क्या तुमने मुझे रोक दिया जबकि हमें हमारा डेस्टिनेशन नहीं पता था, ये गाड़ी वुहान के लिए जा रही है, तुम इसमें चढ़ नहीं रहे हो है ना? तो हमारा एमसी कहता है कि मैं चढ़ रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो गाड़ी जा रही होती है और कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम पहली बार वुहान जा रहे हो? ये सच में एक अच्छी जगह है। यहाँ पर एक पील क्रेन टावर भी है जो गंगनाम के 3 महान टावरों में से एक है, और टावर के ऊपर से जो जंग नदी दिखती है वो बहुत शानदार है। यहाँ एक दीवार पर ली बैग की रचनाएं भी है, इसलिए मैं इसे खुद देखने के लिए जा रहा हूँ। और हमारे एमसी की तो हालत खराब हुआ होता है और बगल वाला बंदा कह रहा होता है कि तुम तो फेरी वाले जैसे लग रहे हो, वुहान में व्यापार कैसे चल रहा है? तो सामने वाला बंदा कहता है कि तुम जहाँ भी जाओ काम डिफिकल्ट है। तो पहला वाला बंदा बोलता है कि लेकिन वुहान में बहुत सारे लोग हैं और कोई अदर लोग भी हैं जो वहाँ आते जाते रहते हैं। तो वो बंदा बोलता है कि मानो वेल्थियर बिजनेसमैन अपने अपोनेंट को अकेले देखने के लिए खड़े होंगे। 5 ग्रेट फैमिली में से एक नामगोंग फैमिली भी वहाँ ग्रेट उपस्थित है। उन्होंने सभी बड़े सेक्ट के साथ हाथ मिला लिया है और शहर के बाजार पर अपना कब्जा जमा लिया है। इसके अलावा वुहान में सभी गवर्नमेंट नामगोंग फैमिली का हिस्सा है। हमारा हमसे अपने मन में कह रहा होता है ये सब बात सुन के, क्या मोरियम एक्सपर्ट मर्चेंट से हाथ मिला रहे हैं? मैंने सोचा कि वो केवल मार्शल आर्ट की दुनिया में ही रुचि रखते हैं। फिर हमें वुहान सिटी का सीन दिखाया जाता है और हमारे हमसे एक घर में आता है, गहरी सांस लेता है और कहता है कि मैं अगले 4 दिन अपने कमरे में ही रहने की सोच रहा था। कौन जानता था कि वुहान की जलवायु इतनी गर्म होगी। ये सस्ती रेस्टोरेंट बहुत छोटी है, शैरगुल वाली और बदबूदार है। भले ही वो मोरियम एक्सपर्ट हो फिर भी मुझे ढूंढना आसान नहीं होगा, यहाँ तक कि वुहान तक आना भी आसान नहीं होगा। फिर हमारा एमसी बाहर जा रहा होता है और कह रहा होता है कि जब से मैं इतनी दूर से यहाँ तक आया हूँ, अपने कमरों में बंद रहने के बजाय बेहतर होगा कि मैं चारों ओर देख लूं। फिर एक पील क्रेनेट टावर को दिखाया जाता है और हमारा एमसी वहीं से खड़ा होकर नजारा देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ये तो बहुत खूबसूरत है, ये सच में 3 ग्रेट टावरों में से एक है। पास्ट में स्टडी करते समय मैंने एक बार्ली बैग की कविता पढ़ी थी और सोचा कि कम से कम एक बार येलो क्रेनेट टावर पर आना अच्छा रहेगा। कौन जानता था कि मैं इस तरह आऊंगा। और एक पोयम बोलता है कि मेरे पुराने दोस्त, जैसे ही मैं पील क्रेन टावर से बाहर निकलता हूँ, मार्च में वसंत के फूलों के रूप में मैं जो शराब पीता हूँ वो भी ऐसा ही है, नाव जो धीरे धीरे लुप्त होती जाती हैं। तभी उसे आवाज आती है कि अरे तुम, और हमें दिखाया जाता है वहाँ एक बंदा और 2 लड़की होती हैं और वो बंदा कहता है क्या तुम थोड़े चुप नहीं रह सकते, तुम यहाँ अकेले नहीं हो। तो हमारा हमसे उससे कहता है कि मैं तुमको परेशान करने के लिए माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन क्या ये थोड़ा कठोर नहीं है? तो वो बंदा चिढ़ते हुए कहता है तुमने अभी क्या कहा? तो बगल वाली लड़की कहती है कि अरे रुक जाओ, लेकिन वो बंदा चिढ़ते हुए गुस्से में बोलता है मैं तुमको चुनौती देता हूँ कि तुम वही दोहराओ जो तुमने अभी कहा है। तो हमारा हमसी उससे कहता है कि मैंने तो बस इतना कहा था कि तुम थोड़े हार्श तो नहीं हो रहे हो। तो ये बात सुन के वो हंसने लगता है और गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे जैसे मूर्ख की हिम्मत कैसे हुई। तो हमारा हमसे उससे कहता है कि तुम्हारे बिहेवियर को देखकर लगता है कि तुम एक नोबल पर्सन हो, क्या तुमको ऐसा ही बिहेव नहीं करना चाहिए? तो ये बंदा कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तभी हमारा हमसी कुछ देखता है और कहता है कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है और उसके कमर में एक स्वॉर्ड देखता है और वो बंदा कॉन्फिडेंट के साथ कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने उस गंदगी के लिए जिम्मेदार होना चाहिए जो तुमने अभी भी फैलाई है, क्या मैं सही हूँ? तभी वहाँ एक लड़की आती है और कहती है कि जहाँ तक मेरा मानना है वो स्कॉलर गलत नहीं है। तो ये बंदा चिढ़ते हुए कहता है कि यंग लेडी गोंग सॉन्ग। तो वो लड़की कहती है कि बाहर से वो थोड़ा कठोर लग सकता है लेकिन वो एक पुरानी कविता को खूबसूरती से सुनाने में सक्षम था। अगर कोई ऐसा पर्सन किसी को अपने आचरण पर ध्यान देने की सलाह देता है तो क्या ये सुनने लायक सलाह नहीं होगी? क्या ये सच नहीं है कि यंग मास्टर नाम
गोंग अधिकांश लोगों की तरह लिटरेट नहीं है। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है वो क्या कर रही है, वो सिचुएशन को और भी बेकार बना रही है। वो बंदा गुस्से में बोलता है मिस गोंग गोंग, तुम्हें मुझसे ये बात कहने पर पछतावा होगा। और हमारे एमसी से कहता है कि तुमको जिम्मेदारी लेनी होगी। और हमारा एमसी डरते हुए कहता है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बंदा कहता है कि नामगोंग फैमिली एक पर्सन को अदर लोगों के सामने शर्मिंदा करने की जिम्मेदारी। और अपनी स्वर्ण निकालते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी जीभ और हार्ट को पत्थर बना दूंगा। तभी वो लड़की कहती है कि प्लीज इसे बंद करो सर, सोचो आप एक कमजोर स्टूडेंट के सामने ऐसा बिहेवियर करेंगे, ये आपके फैमिली के किसी पर्सन को शोभा नहीं देता। तो बंदा कहता है कि मिस मोयोंग, मैं ही ये डिसीजन लूंगा कि नामगोंग फैमिली के लिए कैसा बिहेवियर करना होगा। और हमारे एमसी से वो कहता है कि मैं उस पर्सन की जीप ले लूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि किसी को भी फैमिली के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। हमारा एमसी घबराते हुए उससे कहता है कि अरे इसे बंद करो, तुम इंपीरियल लॉ के अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो बंदा कहता है कि इंपीरियल लॉ ये कुछ ऐसा है जिसका डिसीजन मैं करूंगा, तुम ही थे जिन्होंने सबसे पहले मुझे शब्दों से धमकाया था। तो हमारा एमसी कहता है कि मैंने ऐसा काम कब किया था। तो वो बंदा गुस्से में बोलता है कि तुमने किया है, यहाँ हर कोई यही कहेगा कि ऐसा ही कहा था। और वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। और हमारा एमसी डरते हुए अपने मन में कहता है शिट, मैं यहाँ कहाँ फंस गया हूँ। तो सामने वाला बंदा कहता है कि इसका ब्लेम अपनी जीप पर डालो। और हमारे एमसी पे अटैक करते हुए कहता है कि जल्दबाजी भरा मुंह हमेशा क्रोध पैदा करेगा। और हमारे एमसी पे अटैक कर देता है। और हमारे एमसी भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे को कोई मारता है जिससे वो दूर जाता है। तो वो बंदा कहता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वो कहती है कि मैं कोई ऐसी पर्सन नहीं हूँ जिस पर ध्यान दिया जा सके, लेकिन ये वो नाम नहीं है जो मैं तुम जैसे को बताना चाहती हूँ। तभी वो बंदा उस लेडी से कहता है कि क्या तुमको अपनी पहचान उजागर न करने पर शर्म महसूस नहीं होती। मैं तुमसे तुरंत अपना नाम और फैमिली का नाम बताने के लिए मांग करता हूँ। तो वो लेडी कहती है कि जैसे तुम्हारी इच्छा। और फाइटिंग पोजीशन लेते हुए कहती है कि अगर तुम्हारे पास एबिलिटीज है तो आ जाओ। तो वो बंदा भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि नामगोंग फैमिली बिजनेस में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें इसका पछतावा जरूर करवाऊंगा। तो वो लेडी भी कहती है कि तुम कोशिश कर सकते हो। और हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि तुम घमंडी एरोगेंट बास्टर्ड, और अटैक कर देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की बस एक ब्लो करती है जिससे वो पीछे चला जाता है और उसके हाथ भी कांपने लगते हैं जिस हाथ में वो स्वॉर्ड लिया होता है। और हमारा एमसी भी अपने मन में कहता है कि अभी क्या हुआ। और उस बंदे के साथ वो लड़की भी होती है और वो लड़की भी अपने मन में कहती है कि वो केवल एक बार अटैक किया लेकिन यंग मास्टर नामगोंग को पूरी तरह से पीछे ढकेल दिया। और वो बंदा भी सोच रहा होता है कि आखिर क्या हुआ, मेरे हाथ कांप क्यों रहे हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि फिर से वो लेडी अटैक करने लगती है। जैसे ही वो अटैक करती है लेकिन वो बंदा रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता है। फिर से वो अटैक करती है लेकिन वो बंदा बड़े मुश्किल से रोक रहा होता है। लेकिन हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उस बंदे के हाथ से स्वॉर्ड गिर जाती है और उस बंदे के ऊपर स्वॉर्ड पॉइंट कर देती है और कहती है कि स्वॉर्ड अपने लॉर्ड के क्रोध को प्रकट कर देगी। और वो बंदा एकदम गुस्से में होता है और वो लेडी उससे कहती है कि और क्योंकि लॉर्ड बेशरम है इसलिए स्वॉर्ड भी बेशरम होने से खुद को नहीं रोक सकती। और वो भी अपने म्यान में स्वॉर्ड रख लेती है। हमारे एमसी से वो लेडी कहती है कि चलो चले यहाँ से। तो हमारे एमसी भी कहता है कि ठीक है। और दूसरी तरफ वो बंदा बहुत गुस्से में होता है और हमारे एमसी से कहता है कि ऐसा मत सोचो कि ये सब खत्म हो गया है। तो वो लेडी कहती है कि ऐसा लगता है कि ये ऐसी बात है जिस पर हम दोनों सहमत हो सकते हैं क्योंकि तुम जैसे लोग हमेशा प्रॉब्लम पैदा करते रहते हो। और दूसरी तरफ वो बंदा गुस्से में बोलता है कि तुम नहीं बचोगे। फिर हमें टावर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी उसको बो करते हुए कहता है कि मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो लेडी कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, एक्सप्रेशन को अपने ग्रेटिट्यूड मत करो। हमारा एमसी उससे कहता है कि नहीं, अगर आज आप नहीं होते तो मैं कभी भी इस तरह सेफ नहीं बच पाता। ये वो सम्मान है जिसके आप हकदार हैं, आप इसे अत्यधिक कैसे ले सकते हैं। तो वो लेडी कहती है कि ऐसा नहीं है और अपने मन में कहती है कि बस एक पल के लिए मैंने तुमको कोई और समझ लिया। और उससे वो कहती है कि एनी चांस क्या तुम। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि हाँ बताइए। तभी वो कहती है कि नहीं, जाने दो इसे, अगली बार तुम ध्यान रखना, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार तुम सुरक्षित रहोगे या नहीं। मोरियम एक ऐसी दुनिया है जहाँ तलवार की कानून है, अगर पॉसिबल हो तो मोरियम वॉरियर के साथ उलझने से बचो। हमारा एमसी भी अपने मन में कहता है कि ये सही कह रही है, मैं लापरवाह था, मुझे कभी नहीं पता था कि वो किसी पब्लिक प्लेस पर इस तरह अपनी तलवार निकाल लेगा। तो हमारा एमसी उस लेडी से कहता है कि मैं आपके शब्दों को ध्यान में रखूंगा। तभी वो लड़की जाने लगती है और वो लेडी कहती है कि फिर मैं अपने रास्ते पर जा रही हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि अरे बस एक मोमेंट के लिए रुक जाइए, मेरा नाम सोनबीन है, क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगी। तो वो लेडी कहती है कि मैं किसी भी पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ इसलिए इसे दिल पर मत लो। लेकिन तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं ये तो बस। अभी वो लेडी कहती है कि ठीक है तुम मुझे कांघा सूयू बुला सकते हो। उसका नाम सुन के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि कांघा सूयू क्या उसका मतलब है कि मिस्ट ऑफ द रिवर। और वो लड़की वहाँ से जा रही होती है और हमारा एमसी उसको देख रहा होता है बस और अपने मन में कह रहा होता है कि क्या उसने मुझसे कहा था कि
कि इसे दिल पर मत लो। क्या वो मिष्टी की तरह गायब हो जाएगी? मुझे कभी नहीं पता था कि ऐसे लोग भी होते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी बैठ के एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है, ये टेस्टलेस नूडल के इतने सारे कटोरे हैं, मुझे लगता है आज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तभी वहाँ कोई अंदर आता है और लोग कह रहे होते हैं, क्या ये तो, तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है और लोग कह रहे होते हैं ये तो नामगुंग फैमिली है। तो नामगुंग फैमिली का एक बंदा पूछता है, क्या ये वही जगह है? तो पीछे वाला बंदा कहता है कि हाँ सर, मुझे यकीन है वो यही था। तभी इशारा करते हुए कहता है कि अरे वो रहा वहाँ पर, और ये हमारे एमसी पे इशारा किया होता है। हमारे एमसी भी उससे कहता है, तुम मेरी तरफ इशारा क्यों कर रहे हो? तभी वो गार्ड जितने होते हैं लात मार के हमारे एमसी के पास आ रहे होते हैं। तो हमारा एमसी से वो कहता है, क्या ये तुम हो? तो हमारे एमसी कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी वो गार्ड कहते हैं, क्या तुम वही कमीने हो जिसने येलो टावर पर हमारे यंग मास्टर के साथ बदतमीजी की थी? तो हमारा एमसी कहता है डरते हुए, ये सच नहीं है, मैं तो बस, और अपने मन में कहता है तुम हेल्प मिलने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? और उन लोग से कहता है कि ये सच है कि मैंने उस यंग मास्टर से बहस की थी, हालांकि वो वही था जिसने सबसे पहले अपनी स्वord निकाली और मुझे चोट पहुंचाने की धमकी दी। मैं केवल ये बताना चाहता था कि उसका बिहेवियर शुरू से ही बेकार था। तो वो बंदा कहता है सामने वाला, और वो एरोगेंट लड़की कहाँ है? तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे नहीं पता। तो ये बंदे कहते हैं कि फिर मैं तुम्हें ये सोचने का समय दूंगा, और अपने बंदे को भेज देता है और हमारे एमसी को वो लोग पकड़ लेते हैं और वो चिल्ला के कहता है कि हम तुमको अपने साथ वापस खींच के ले जा रहे हैं, हम तुम्हारे जैसे बेकार कमीने का अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। तो हमारा एमसी चिढ़ते हुए कहता है कि मुझे जाने दो कमीनों, इंपीरियल लॉ के तहत तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो वो बंदा कहता है कि लगता है तुम अभी भी बात कर सकते हो, मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जैसे लोग आमतौर पर चेहरे पर एक मुक्का मार कर एक कदम शांत हो जाओगे, और वो जैसे चेहरे पे मारने वाला होता है तभी पीछे से आवाज आती है कि और मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तो वो बंदे कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो? और गाइस ये और कोई नहीं, शाहजायुक होता है। और शाहजायुक कहता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना किसी वास्तविक स्किल वाले लोग हमेशा करते हैं। हमारा एमसी भी देखता है और कहता है कि अरे तुम यहाँ कैसे? तो ये नामगुंग फैमिली के बंदे अपने मन में कहते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, मुझे उसकी प्रेजेंस का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। और पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? तो शाहजायुक कहता है कि मुझे तुम जैसे कमीनों को कुछ बताने का मन नहीं है। तो ये बंदा कहता है कि क्या तुमको इसकी परवाह नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होता है? अगर तुम नामगुंग फैमिली के साथ उलझना नहीं चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तो वो अपनी प्रेशर को रिलीज करते हुए कहता है कि नामगुंग फैमिली, हा हा नामगुंग फैमिली, और एक जोरदार प्रेशर को अपने रिलीज करता है और कहता है कि अगर तुम सच में सोचते हो कि उस नाम से मुझे डर लगेगा तो तुम पूरी तरह से गलत हो मेरे बेटे। और अपनी पावर को एकदम रिलीज करता है और दो गार्ड तो वहीं गिर जाते हैं और एक बचा हुआ होता है वो कांप रहा होता है। और दूसरी तरफ शाहजायुक कहता है जल्दबाजी भरा मुंह हमेशा क्रोध पैदा करता है, और पंच रेडी कर लेता है। लेकिन हमारा एमसी आता है वहीं रोक देता है उसको और कहता है कि यहीं रुक जाओ। तो वो बोलता है कि क्या इन लोगों ने तुम्हें ले जाने की कोशिश की? क्या तुमको पता है कि अगर तुमको नामगुंग फैमिली के पास लाया जाता तो वो तुम्हारे के साथ क्या करते? तो हमारा एमसी कहता है कि लेकिन अगर तुम उन्हें मार दोगे तो फिर तुम उससे बच नहीं पाओगे। तो शाहजायुक मुंह बनाते हुए कहता है कि ये सोचने का कितना अजीब तरीका है, क्या एक शेर एक खरगोश को मारने के बाद खरगोश बन जाएगा क्या? तो हमारा एमसी कहता है कि किसी भी सिचुएशन में प्लीज जाने दो इन लोग को। तो शाहजायुक कहता है कि अगर मैं वही करूँ जो तुम कहते हो तो तुम वैसे करोगे जैसे मैं कहूँगा? तो हमारा एमसी कहता है कि मैं नहीं करूँगा, हालांकि अगर तुम मेरी इच्छाओं को सम्मान करते हो तो तुम्हारी बात को सीरियसली सुनूंगा मैं। तो वो भी अपनी पावर को रिलीज करना बंद कर देता है और कहता है कि ठीक है। और वो लोग नामगुंग फैमिली के बंदे जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि नामगुंग फैमिली इसे भूलेगा नहीं। और दूसरी तरफ हमारे एमपी शाहजायुक कहता है कि ये देखना बहुत ही बेकार होगा कि फैमिली का हेड मुझसे ऐसा कहेगा, हा हा। तो अब क्या हम जाकर बात करें? फिर हमें उसी बूढ़ी आंटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सोच रही होती है कि 3 दिन यहाँ खाने पीने और सोने के बाद वो डाकू जैसा आदमी आखिरकार चला गया, मैं फाइनली अपने पैरों को आराम दे सकती हूँ और कुछ देर सो सकती हूँ। तभी उसे आवाज आती है और कहती है कि अभी समय कौन है? तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी और शाहजायुक होता है। ये देख के तो बूढ़ी आंटी एकदम डर जाती है और शाहजायुक कहता है कि इस जगह पर शराब का स्वाद नहीं भूल सकता मैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बैठ के दारू और खाना खा रहे होते हैं। हमारा एमसी उससे कहता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तो वो बोलता है कि ये इतना भी हार्ड नहीं था। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं तो बस एक ऐसा पर्सन हूँ जो एक लेखक के रूप में काम करता था, मैं तुम जैसे मास्टर की तुलना में कुछ भी नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? तो शाहजायुक कहता है कि मैं अपनी बीमू जर्नी शुरू कर रहा हूँ। तो हमारा एमसी भी पूछता है कि बीमू? तो वो बताता है कि हाँ, मुरियम वॉरियर के बीच मौत की लड़ाई को बीमू कहा जाता है। मेरे अपोनेंट बहुत पावरफुल हैं, उनका प्रभाव भी बहुत है, लेकिन ऐसी बातें मुझे परेशान नहीं करती। मैं अपने बीमू में उन लोगों को मार डालूंगा जिनसे मैं लड़ता हूँ। तो हमारे एमसी उससे कहता है कि अगर तुम्हारे अपोनेंट इतने पावरफुल हैं तो तुम उनसे अकेले लड़ने की योजना कैसे बनाते हो? तो वो कहता है कि क्या तुमने मुरियम के 4 स्टार वाक्यांश के बारे में सुना
है? तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं। तो वो बताता है कि मुरिम एक ऐसी दुनिया है जहाँ पावरफुल सेक्ट और ग्रेट फैमिलीज हैं। उनमें से सबसे ग्रेट मास्टर को मुरिम के 4 स्टार कहा जाता है। ये मास्टर आमतौर पर मुरिम की राजनीतिक मामलों में खुद को शामिल नहीं करते हैं। उनका केवल एक ही गोल है, अपने अपोनेंट को नष्ट करना और हायर लेवल तक पहुंचना। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मुरिम के 4 स्टार ये किसी लेजेंड की स्टोरी जैसा लग रहा है। और वो बताता है कि अगर मेरे अपोनेंट हमारी लड़ाई में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मुझे इसकी परमिशन देने में खुशी होगी, क्योंकि अब मैं न केवल उन्हें हरा पाऊंगा बल्कि उनके संपूर्ण अस्तित्व को भी नष्ट कर दूंगा। और खाना खाते हुए कहता है कि लेकिन ये कहना कि कुछ भी नहीं हुआ ऐसी बात है जिसे मैं माफ नहीं करूंगा। तो हमारा एमसी कहता है कि ये कहना कुछ भी नहीं हुआ। तो वो बोलता है कि अगर किसी को इसके बारे में पता नहीं है तो ऐसा है जैसे ये कभी हुआ ही नहीं है। क्या तुमने ऐसा नहीं कहा? ऐसा कैसे हो सकता है? ये ऐसी बात है जिसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। तो हमारा एमसी कहता है कि तो तुम मुझे बता रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं ऐसा कर दूं कि जो लोग तुमको मारते हैं वो तुम्हारा एग्जिस्टेंस ना मिटा सके, या फिर ऐसा करो कि वो ऐसा कर दे कि तुम विलेन बन जाओ। तो साजायु भी बोलता है कि ये सही है, जो कुछ भी दर्ज किया जाता है वो ट्रू बन जाता है और जो कुछ नहीं है वो खो जाता है। क्या तुमने ये नहीं कहा था? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ मैंने कहा था, ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ लोग ये मान लेंगे कि हिरण घोड़ा है अगर तुम कहो कि ये घोड़ा है। तो साजायु कहता है कि इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, और उसका हाथ पकड़ लेता है साजायु और कहता है कि अब से तुम मेरे साथ आओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम एक किताब लिखो जिसमें मैंने जो किया या करूंगा और जो कुछ मैंने किया, ताकि मेरे काम भुलाए ना जाए। तो हमारा एमसी कहता है कि लेकिन मैं मुरिम या मार्शल आर्ट की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। तो वो बोलता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, हमारे पास मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तो हमारा एमसी कहता है कि ये बंदा भी ना, मुझे सच में ट्रस्ट है कि मैं ये कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं उनकी एहसान के पैर के नीचे दबा पड़ा हूँ, भले ही मैं टेस्ट में फेल होकर घर वापस चला जाऊँ। तभी उससे कहता है कि ठीक है, मैं उसे करने की एक कोशिश तो करूंगा। हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे एमसी और साजायु चढ़ रहे होते हैं और हमारे एमसी के गोटे मुंह में आ जाते हैं चढ़ते चढ़ते, और अपने मन में कहता है कि वो बिना थके कैसे चल सकता है, वो अपनी पीठ पर लेकर। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग बैठ के पानी पी रहे होते हैं। हमारे एमसी से वो कहता है कि तुम्हारा बॉडी बहुत कमजोर है। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम अपने जैसे मुरिम वॉरियर से कैसे तुलना कर सकते हो, तुम्हारी सांस बिल्कुल भी फूल नहीं रही है, क्या ये ऑब्वियस नहीं है? साजायु हमारे एमसी से कहता है कि तुम्हारी सांस इतनी आसानी से फूलने का रीजन ये है कि तुम्हारी सांसें उथली है। अगर तुम्हारी ब्रीथिंग है तो तुम्हारी गतिविधियां लड़खड़ा जाती है। अगर तुम्हारी मूवमेंट लड़खड़ा जाती है तो तुम अपना फ्लो खो देते हो। अगर तुम अपना फ्लो खो देते हो तो तुम हर चीज पर विचार करने लगते हो, जिससे हर चीज और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो हमारा एमसी कहता है कि तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? तो वो बोलता है भले ये धीमा हो, तुमको अपना ध्यान कभी नहीं खोना चाहिए और आराम से कदम उठाओ। और हमारा एमसी बुक निकाल लेता है और पेन निकाल लेता है। तो वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो हमारा एमसी कहता है कि मैं इसे लिख रहा हूँ, मुझे तुम्हारे शब्दों और कार्यों को लिखना होगा ताकि बाद में उन्हें एक किताब के रूप में ऑर्डर किया जा सके। तो वो बोलता है कि ओ हमारी पेनशिप तो बहुत अमेजिंग है। तो हमारा एमसी भी कहता है उससे, अगर मैं अभी इसी सिचुएशन में हूँ फिर भी जब बात उस सिचुएशन की आएगी तो मैं गर्व से कह सकता हूँ मैंने 10 साल से ज्यादा समय तक लिखने का काम किया है, इसलिए कम से कम एक चीज तो ऐसी होगी जिसमें मैं अच्छा हूँ, है ना? तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे हाथ के यूज करने के तरीके के बारे में बात कर रहा हूँ। जब तुम रुकते और शुरू करते हो तो कोई हेजिटेशन नहीं होती, और जब तुम ब्रश को ताकत देते हो तब भी तुम अक्षरों को जटिलता नहीं खोते। ये फ्लो अमेजिंग है। तो हमारा हमसे अपना हाथ देखता और कहता है क्या ये है? फिर हमें शाम का सीन दिखा जाता है जहाँ वो लोग माउंटेन से नीचे आ जाते हैं और रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। फिर हमारा एमसी आके लेट जाता है और अपने मन में कहता है कि पूरा दिन चलने के बाद भी मैं एक मांसपेशी से भी नहीं हिल सकता, हालांकि मुझे नहाना है और कपड़े बदलने हैं। फिर हमारा एमसी सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जाह्युक आ जाता है। तो हमारा एमसी डर जाता है और उड़ जाता है और कहता है कि कौन है? तो वो बोलता है कि ये मैं हूँ, घबराओ नहीं। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि क्या तुमको आधी रात में किसी की जरूरत है? तो जाह्युक कहता है क्या आज की रात की चांदनी बहुत अद्भुत नहीं है? चलो फिर हम लोग बाहर चलते हैं। फिर वो लोग बाहर जा रहे होते हैं और हमारा एमसी मन में कह रहा होता है कि आखिर हम आधी रात में क्या कर रहे हैं। तभी वहाँ पर वो रुक जाता है और अपनी स्वord निकालने लगता है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वो अपनी तलवार से क्या करने की प्लानिंग बना रहा है। मैं जितना ज्यादा उसे देखता हूँ तलवार उतनी ही ज्यादा अजीब लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस स्वord में कोई माना या तुम कोई एनर्जी फ्लो कह सकते हो। तो हमारा एमसी भी कहता है क्या ये स्वord इमिटी लाइट है? भी हमें दिखाया जाता है कि साजायु एक स्लैश करता है जिससे एक जोरदार प्रेशर हवा निकलता है। फिर वो एक फ्लैश मारता है जिससे पत्ते कट जाते हैं। तो हमारा एमसी एकदम चौंक जाता है और अपने बुक्स और पेन निकालने लगता है और कहता है कि मुझे इसे रिकॉर्ड करना है। और दूसरी तरफ
वो कभी ऐसा शॉट चलाता है। तो हमारा एमसी ये देख के कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। फिर वो इमेजिन करता है जैसे शाहजायुग एक जायंट हो और उसके सामने वो एक चींटी हो। फिर वो थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। शाहजायुग भी रुक जाता है और कहता है कि मैं इसे देखा था, इसे वाइस हेवन स्वॉर्ड आर्ट कहते हैं और इस स्वॉर्ड को मून ब्लेड कहते हैं। तो हमारा एमसी भी उससे कहता है कि हाँ, मैंने ये देखा, लेकिन मैं ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं इसे स्पष्ट रूप से देख पाया था। तो शाहजायुग कहता है कि चलो वापस अंदर चलते हैं। फिर वो लोग घर जाते हैं। फिर सुबह वो लोग माउंटेन पे जाते हैं। फिर शाम में वापस जाने लगते हैं और हमारा एमसी भी जा रहा होता है और अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। तो हमारे एमसी से वो कहता है कि तुम्हें देख के लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। तो हमारे एमसी उससे कहता है कि कल तुमने मुझे जो स्वॉर्ड आर्ट दिखाई, क्या मेरे लिए इसे देखना ठीक है? मैंने सुना है कि मोरियम के वॉरियर कभी भी अपनी आर्ट दूसरों को नहीं दिखाते। तो शाहजायुग कहता है कि तुमको दिखाने के लिए और भी बहुत कुछ है। अगर तुम उन सबको देखना चाहते हो तो हो सकता है कि तुमको इसका एहसास हो गया हो, लेकिन तुमने जो देखा है उसे तुमने अभी तक नहीं समझा। क्या तुम मेरे झूलों के पीछे का मतलब जानते हो? क्या तुम जानते हो कि एक आंदोलन के कई अर्थ होते हैं? मास्टर अपने डिसाइपल के संकोच को पहचान कर ही वॉर का रिजल्ट निर्धारित कर सकते हैं। अगर कोई प्रत्येक आंदोलन के हर अर्थ को नहीं समझता है तो तुमने उसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा है। तो हमारे एमसी भी उससे कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो। तो शाहजायुग कहता है कि और इसके अलावा इस समय तुम्हारे पास कोई ऊर्जा नहीं होने का रीजन ये है क्योंकि तुम्हें भूख लगी है। फिर हमें दिखाया जाता है वो एक लोग दूसरे रेस्टोरेंट में आते हैं। तो हमारा एमसी भीड़ को देखते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि इसके लिए जगह ढूंढना आसान नहीं होगा। तभी वो वेटर से पूछता है कि एक्सक्यूज मी। तो वेटर कहता है कि अरे एक मिनट रुक जाइए। पीछे से शाहजायुग आता है और कहता है तुम यहाँ किस लिए खड़े हो? और बाकी सभी कस्टमर भी हमारे एमसी और उसको देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक वेटर आता है और कहता है कि आपका स्वागत है डियर कस्टमर। शाहजायुग कहता है कि तुम्हारे पास जो सबसे बढ़िया खाना है वो मुझे लेके आओ, साथ ही हम सबके लिए चाय और वाइन भी लाना मत भूलना। तो वो बोलता है कि ठीक है ठीक है। फिर वो लोग एक सीट पे आगे बैठ जाते हैं और हमारा एमसी उससे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ काम करना बहुत थका देने वाला होगा। कस्टमर को डांटते हुए देखता है और कहता है कि क्या यहाँ सभी प्रकार के लोग नहीं होंगे? कुलीन महिलाओं से लेकर भयभीत करने वाले मोरियम वॉरियर तक, यहाँ तक कि ऑफिशियल सरकारी अधिकारी तक। फाइनली परेशान न उत्पन्न करने के लिए हमें यहाँ आकलन करना होगा अदर लोग कौन है। तो वो बताता है कि अगर वो कोई ऐसा पर्सन है जो शांत है तो तुम उसे थोड़ा इंतजार करने के लिए कह सकते हो, और जो पर्सन स्वभाव से मोरियम वॉरियर जैसा दिखता है उसे तुरंत सेवा दी जानी चाहिए। तो क्या मैं एक टेम्परमेंटल मोरियम वॉरियर जैसा दिखता हूँ? तो हमारे एमसी कहता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, जैसे तुमको पता ही नहीं है। तो वो चाय पीते हुए कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, अगर वेटर बिजी है तो थोड़ी देर इंतजार कर सकते हो। तो हमारा एमसी भी थोड़ा स्माइल देते हुए कहता है कि अगर तुम होते तो क्या तुम वेट कर सकते थे? तुम ऐसी चीज नहीं बना सकते जो वहाँ है ही नहीं। तो शाहजायुग कहता है कि मैं एम्प्लॉइज के एटीट्यूड से चिंतित नहीं हूँ, अगर वो रूड है तो मुझे बस उनकी आदत सुधारनी है, मुझे अदर लोगों की चिंता है। तो हमारा एमसी कहता है कि अदर लोगों की। तभी हमें 4 लोग को दिखाया जाता है जो हमारे एमसी और शाहजायुग की तरफ देख रहे होते हैं। तो हमारा एमसी भी देखता है उन लोग को और कहता है कि लेकिन वो मोरियम वॉरियर की तरह नहीं दिखते। तो शाहजायुग कहता है कि क्या मैंने कहा कि मैं मोरियम वॉरियर से चिंतित था? तभी वो लोग का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा एक लड़की से कहता है कि वो दोनों हमारी ओर देख रहे हैं। तो लड़की कहती है कि अच्छा ऐसा है। तो तीसरी लड़की बोलती है कि काले रंग का ब्लेड वाला पर्सन काफी प्रभावित कर रहा है, तुमको क्या लगता है कि वो कौन है? तो चौथा बंदा बोलता है कि ये दर्ज किया गया कि सोमसेओ कैसल की ली हो सोन के एक बड़े ब्लेड का उपयोग करते हैं। तो वो लड़की कहती है कि वो प्रोबेबली वो नहीं है, मुझे पूरा डाउट है कि वो बैकिंग रिकॉर्ड में दर्ज कोई पर्सन है, ऐसे विशाल और अद्भुत ब्लेड का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो तीसरी लड़की कहती है कि वे यहाँ पर क्या देखते रहते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी को घूर रहा होता है। तो वो लड़की कहती है कि अगर वो हथियारे हमारे पीछे पड़ जाएं तो हम क्या करेंगे? तो दूसरी लड़की कहती है कि हथियारों के लिए वो स्पष्ट रूप से हमसे सीधे घूर रहे हैं। तो वो बंदा कहता है कि उनकी क्यूआई एनर्जी जबरदस्त है, लगभग इस बिंदु पर कि मुझे लगता है कि वो मुडान सेक्ट का कोई हायर लेवल पर्सन हो सकता है या फिर शाओलिन सेक्ट का एक हिस्सा हो सकता है। तो वो लड़की कहती है क्या? तो वो कहती है कि अरे रुको एक मिनट। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का अपने प्रेशर को रिलीज करता है और कहता है कि एक मोमेंट के लिए यहीं रुक जाओ। तभी हम देखते हैं कि शाहजायुग को पता चल जाता है, वो भी अपने किलिंग इंटेंट को यूज करता है जिससे सामने वाले के ग्लास टूट जाता है और वो एकदम चौंक जाता है और कहता है कि कितना भयानक था ये। और दूसरी तरफ हमारे एमसी से वो कहता है कि मैं इसकी राह देख रहा हूँ। तो हमारे एमसी भी कहता है कि क्या कुछ हुआ है? और दूसरी तरफ वो लड़का कहता है कि अभी अभी उस आदमी ने अपनी जबरदस्त पावर मेरी तरफ भेजी, मैंने बस ब्लॉक किया, लेकिन रिजल्ट ये हुआ। चौथा बंदा कहता है कि लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, और वो लड़की भी कहती है कि मुझे भी। तो दूसरी लड़की कहती है कि तो क्या उसने लोगों से भरे इस कमरे में अपनी पावर केवल तुम पर ही यूज की? क्या
ये पॉसिबल भी है? वो किस तरह का मॉन्स्टर है? क्या तुमको लगता है कि तुम उससे जीत सकते हो? तो बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता। और हमारे एमसी की तरफ देखते हुए कहती है कि उस लेखक के बारे में क्या? उसकी एनर्जी को देखते हुए वो नॉर्मल दिखता है, उन्हें एक साथ यात्रा करते देखना ज्यादा सस्पिशियस है। और एक स्माइल देती है, कहती है कि ठीक है, चलो आज रात हम लोग यहीं रुकते हैं। तो वो लड़का कहता है कि लेकिन माय लेडी, ये खतरनाक होगा। न केवल उन लोगों ने हमारे प्रति हॉस्टिलिटी दिखाई है, बल्कि इसमें कई अननोन फैक्टर भी शामिल है। तो ये लड़की कहती है कि तुम सही कह रहे हो, वो ही है जिन्होंने हमें उकसाया है, और उकसाओं को इग्नोर करना मेरा स्टाइल नहीं है। और दूसरी तरफ हमारा एमसी खाने को चाँप रहा होता है और कह रहा होता है कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी लिख रहा होता है। तो वहाँ साजायुक आता है और कहता है कि क्या तुम अभी भी सो नहीं रहे हो? तो हमारा एमसी कहता है कि मैं जाग रहा था, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि तुम आज रात भी मुझे ढूंढने आओगे। फिर उसे जंगल की तरफ ले जा रहा होता है। तो हमारा एमसी कहता है कि लेकिन क्या ये सच में जरूरी है कि तुम अपनी ट्रेनिंग आधी रात को करो हर रात? फिर वो लोग एक जगह पे आ जाते हैं। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं कितनी लाइन्स लिख पाऊंगा। ये कुछ ऐसा है जो हमेशा से सोचता आया हूँ, लेकिन वो सच में एक रिमार्केबल पर्सन है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी ऊंचे पहाड़ या चौड़ी नदी को देख रहा हूँ। फिर साजायुक किसी से कहता है क्या तुमको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि तुम सामने आ जाओ? तो हमारा एमसी भी अपने मन में कहता है बाहर आओ, लेकिन कहाँ? तो साजायुक कहता है कि अगर तुमको अपना संकल्प करने के लिए और ज्यादा समय चाहिए तो मैं तुमको और समय दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वही बंदा एक झाड़ी के पीछे लुका हुआ होता है और सामने आके कहता है कि मैं अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगता हूँ। तो साजायुक कहता है कि तुम रूड नहीं थे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अभी भी क्यों चुप रहे हो? क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम उसके बगल में चुप सकती हो? तभी हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर वो लड़की और वो लड़का होता है और वो लड़की कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे यकीन नहीं था कि मैं तुम्हें परेशान करूंगी। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या वो तो रेस्टोरेंट से है ना? तो वो लोग से साजायुक कहता है कि मुझे यकीन है कि मैंने तुमको चेतावनी दी थी। तभी अपने हाथ को पीछे करता है और कहता है कि अगर तुम अपने पैरों पर खड़े होकर नहीं निकलोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और हमारे एमसी की तरफ हाथ करता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो अपने हाथ से कुछ पावर का यूज करके एक लड़के को बाहर खींच लेता है। तो हमारा एमसी भी देख के कहता है कि एक और पर्सन अचानक से कैसे? तभी साजायुक कहता है उससे मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम किस एरिया में यात्रा कर रहे हो या फिर सीक्रेट रहने का प्रयास कर रहे हो, हालांकि मैं तुम्हें ऐसी जगह पर छिपने के लिए माफ नहीं करूंगा। तो वो लड़की कहती है तुमको ठेस पहुंचाने के लिए मुझे माफ करिएगा। हालांकि हैंगा केवल अपना कर्तव्य निभा रही थी, क्योंकि उस लेखक का सामना करना कुछ ऐसा है जो वो तुम्हारे जैसे पावरफुल वॉरियर का सामना करने के बजाय कर सकती है। तो साजायुक कहता है कि मुझे डायुक मत कहो, क्योंकि मॉरल आइडियोलॉजी जैसी चीजों की परवाह नहीं करता मैं। ऐसा भी लगता है कि तुम उस पर्सन के समान हो जिसे मैं नापसंद करता हूँ। तो वो लड़की कहती है कि मैं इसे एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में लूंगी। साजायुक उस लड़के से कहता है क्या तुम रेडी हो? क्या तुम मुझे परखने के लिए तैयार हो? तो वो लड़का भी कहता है कि मुझे गादी ना बुला सकते हैं। तो साजायुक भी बोलता है कि तुम मुझे साजायुक कह सकते हो। तो वो लड़का कहता है कि तुम्हारे साथ वॉर करना सम्मान की बात है। तो साजायुक अपना स्वord निकाल लेता और कहता है कि ये तुम्हारे मेरे और हमारे ब्लेड के लिए बेहतर होगा अगर हम कोई और फालतू बात ना करें और काम को शुरू करते हैं। तो वो लड़का भी अपने स्वord निकालते हुए कहता है कि ये पाखंड शब्द नहीं है, ये तुम्हारे बारे में मेरी वास्तविक धारणा है और अपनी लड़ाई में पीछे न हटने की मेरी प्रतिज्ञा है। ये शब्द कि हमारा एमसी कह रहा होता है मन में, अरे बाप रे, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि पहली बीमू अचानक इस तरह प्रकट हो गया। तभी हमारे एमसी के कानों में आवाज आती है कि सनबिन। तो हमारा एमसी भी कहता है कि साजायुक, और वो टेलीपैथी का यूज करके हमारे एमसी से कहता है कि अपनी भावनाओं को शांत रखो और फ्लो को महसूस करो, वॉर की चमक दमक के आगे ना झुको, रास्ता उन लोगों को नहीं दिखाई देगा जो देखना नहीं चाहते। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि साजायुक वो अपने शब्द मेरे दिमाग में कैसे भेज रहा है? तो साजायुक कहता है कि सरल शब्दों में कहूँ तो बस मेरी तरफ देखो। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि सच में उसमें अटूट कॉन्फिडेंस है, वो हमेशा की तरह है। फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदा साजायुक के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ जाता है और एक छलांग मारता है और अटैक कर देता है। वो दोनों की तलवार आपस में टकराती है, लेकिन साजायुक उसको अपनी पावर से पीछे ढकेल देता है और एक स्लैश करता है। वो भी रोकने के लिए अपने स्वord को आगे करता है। वो दोनों की पावर एक जोरदार होता है और तभी वो बंदा साजायुक के स्वord पर अपना पैर रख के पीछे हट जाता है। हमारा एमसी एकदम चौंक जाता है, अपने मन में कहता है कि ये तो मैं एक सेकंड के लिए भी नजरें नहीं हटा सकता, ये तो इनक्रेडिबल है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि उसे पीछे ढकेला जा रहा है और लिखते हुए कहता है कि लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ खो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि साजायुक उस पर अपने स्वord से अटैक करता है, लेकिन साजायुक के स्वord से डॉज कर लेता है। तभी वो बंदा क्या अटैक करते हुए कहता है कि ये मेरी एक ओपनिंग है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वही टेक्निक का यूज करके
शाहजायू उसको पीछे ढकेल देता है। तो वो बंदा भी अपने मन में कहता है कि अरे अभी यहाँ क्या हुआ। तो शाहजायू कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, चलो अभी इसे खत्म करते हैं। तो वो बंदा भी अपने मन में कहता है कि क्या, और उससे कहता है कि ये मेरे द्वारा किया गया सबसे इंजॉयबल भी मुंह है, क्या इसका ज्यादा समय तक आनंद लेने का कोई तरीका है। तो शाहजायू कहता है कि क्या तुम बस इस बात से मजा ले रहे हो, ऐसा लगता है कि अब तक तुम्हारे सभी अपोनेंट कमजोर रहे हैं। तो वो बंदा कहता है कि तुम मुझे बता रहे हो कि शाओलिन मास्टर हाउसन के इंटरनल डिसाइपल भाई पावर हाउस फैमिली के डिसाइपल जैसे लोग कमजोर हैं। तो शाहजायू कहता है कि सेक्ट और फैमिली जैसे प्लेस वे सच में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पावरफुल लोग रहते हैं। तो वो बंदा अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि अब से ये अलग होगा, मैं तुमको चेतावनी दे रहा हूँ। लेकिन शाहजायू कहता है कि अरे चलो इसे करो भी। तो वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि शाहजायू अपने स्वॉर्ड को हवा में उड़ाता है। तो वो बंदा ये देख के कहता है कि ऐसा क्यों लगता है, उसकी तलवार इतनी धीमी चल रही है। तभी शाहजायू अपने स्वॉर्ड को फिर से नीचे करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शाहजायू को उसके सामने एक जायंट मॉन्स्टर जैसे लग रहा होता है और वो एक चींटी जैसे लग रहा होता है। तो वो बंदा कहता है कि मैं इससे नहीं बच सकता, और एक जोरदार वहाँ ब्लास्ट होता है। फिर वहाँ से धुआं हटता है तो शाहजायू के सामने वो बंदा झुका हुआ होता है। हमारा एमसी ये देख के कहता है कि आखिर वो जीत गया। और वो लड़की भी कहती है कि ओ माय गॉड माय लेडी, जल्दी करो यहाँ से भागते हैं। तो वो लड़की कहती है कि नहीं रुक जाओ। शाहजायू उस बंदे से कहता है कि ये सोचना कि क्या तुम मेरी मून ब्लेड से मेरे पहले स्किल का सामना करोगे, तुम कितने साहसी विरोधी थे। तो बंदा उठता है और कहता है कि मैं हार गया। तो शाहजायू कहता है कि तुम भेड़िए जैसे हो, एक मूर्ख भेड़िए की तरह जो मून की और अपने नुकीले दांत दिखाता हुआ दौड़ता है। तो वो बंदा कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी पीछे से वो लड़की आती है और कहती है कि मैं सर वीव को जीवित वापस लौटाने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, भले ही हम आपके प्रति रूठ रहे हों। तो शाहजायू कहता है कि अपनी वो फालतू बात बंद करो। तो वो लड़की कहती है कि अगर मैं तुम्हें हेवन के नीचे सबसे पावरफुल बना सकूं, क्या ये मेरी क्षमता और कृतज्ञता स्वीकार करने के लिए पर्याप्त होगा। तो शाहजायू कहता है हेवन के नीचे सबसे पावरफुल है ना, एक समय था जब मैं ऐसे किताब के लिए तरसता था। अगर पहाड़ों में कोई बाघ न रहे तो भेड़िया सबसे ताकतवर बन जाता है, लेकिन अगर कोई भेड़िया ना हो तो कुत्ता सबसे ताकतवर हो जाता है। तो फिर नंबर 1 बनने का क्या मतलब है। तो वो लड़की कहती है कि आप ठीक कह रहे हैं, अगर उपाधि नंबर 1 सबसे पावरफुल मोरियम वॉरियर की है और सबसे पावरफुल सेक्ट को इसी तरह हेवन के नीचे सबसे पावरफुल सेक्ट भी कहा जाता है, लेकिन ऐसी बात सच में सबसे पावरफुल नहीं होती। ये पर्सन और सेक्ट दूसरों पर शासन करने की पावर प्राप्त कर सकता है और उसे चुनौतियों को स्वीकार करने या दूसरों द्वारा तुलना के अधीन होने की जरूरत नहीं होती है। क्या ये हेवन के नीचे सबसे पावरफुल ट्रू पावर नहीं है। तो शाहजायू कहता है कि मैं जानता था तुम जैसे लोग हमेशा ऐसे ही सोचते हो। तो वो लोग गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये कितना बेकार है। शाहजायू उस लड़की से कहता है कि तुम जिस डिसाइपल की बात कर रहे हो वो किसी ऐसे पर्सन को खो दिया गया है जिसे तुमने स्वीकार किया है, और अंत में तुम्हारा एक सबऑर्डिनेट। ऐसी अनगिनत बेवकूफ हो सकते हैं जो तुम्हारी जैसी खूबसूरत महिला की चाटते हैं, लेकिन मैं अलग हूँ। तो वो लड़की कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम कुछ गलत समझ रहे हो। तो शाहजायू कहता है कि इसके अलावा मेरे पास एक और रीजन है कि मैं तुम्हारा प्रपोजल स्वीकार नहीं कर सकता। तभी वो पीछे तरफ इशारा करते हुए कहता है कि और ये वो चीज है जिसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और हमारे एमसी की तरफ करता है पॉइंट। और हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि रिकॉर्डिंग कौन, क्या मैं। और उन लोगों की तरफ हाथ हिलाते हुए कहता है कि गुड इवनिंग। तो शाहजायू कहता है कि वो जो देखता है और लिखता है और उसके माध्यम से सभी लोग देहात के एक बूढ़े आदमी से लेकर एक एयर ऑफिशियल के नाम तक को जान जाएंगे। ये घटनाएं फ्यूचर में जन्म लेने वाले लोग फैट दशकों का या सदियों बाद पता चलेगी। अगर मैं हेवन के नीचे सबसे पावरफुल बनने के तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूं तो ये बात भी उन्हें नहीं पता चल पाएगी। तो वो लड़की कहती है कि हिस्ट्री सच में विक्ट्री का है, रिकॉर्ड ग्रांट इमोर्टेलिटी प्रदान करते हैं, और जब इन घटनाओं के बारे में जानने वालों को जमीन के नीचे दफना दिया जाता है तो बस यही होता है। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि कौन, मैं। तो शाहजायू कहता है कि तुम सच में एक ऐसे पर्सन हो जिसे मैं नापसंद करता हूँ। उनके झुंड में भेड़िए को कोई डर नहीं होता है, वो अपनी इच्छा अनुसार शिकार करने में एबल हैं, पहाड़ों पर दौड़ सकते हैं और रात को आकाश में चीख सकते हैं। हालांकि चांद उसकी परवाह नहीं करता और हमेशा अपने उचित स्थान पर चमकता है। अगर तुम भेड़ियों के राजा हो तो उनकी तरह जियो। आसमान पर चढ़ने के बारे में सोचने की हिम्मत मत करो। हमारे एमसी से शाहजायू कहता है कि अगर तुमने लिखना समाप्त कर लिया हो तो चलो चलते हैं। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है, और वो लोग चले जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की एकदम शांत होती है। तो पीछे से वो बंदा कहता है कि माय लेडी। तो ये लड़की गुस्से में बोलती है कि सोहा, मैं चाहती हूँ कि तुम हर पॉसिबल रिकॉर्ड देखो और शाहजायू की हर चीज मुझे खोज के दो, चाहे वो कितना भी छोटा डिटेल्स क्यों ना हो। उस लेखक के बारे में भी जानकारी निकालो, क्या तुम ये कर सकते हो। तो ये बंदा कहता है कि हाँ, ये तो मेरा काम है। वो लड़की बोलती है कि हम पूछ लगाएंगे। तो वो लड़की कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, बस पता लगाओ कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। तो वो लड़का कहता है कि माय लेडी, ऐसा लगता है कि वो आदमी आपकी पहचान जानता
सुनता है तो वो लड़की भी हंसते हुए बोलती है कि तुम सही हो, लेकिन फिर भी उसने मेरे सामने मेरा अपमान किया और मेरे मुंह पे थूक दिया। मैं इसे कभी नहीं जाने दूंगी, मैं उसे अपने हथेलियों पर बैठाऊंगी। और दूसरी तरफ हमारे एमसी का और साजायू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो लोग माउंटेन्स नीचे जा रहे होते हैं। हमारे एमसी से वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे लिए चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। तो हमारा एमसी कहता है कि लेकिन मुझे क्यों? फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग शिप से जा रहे होते हैं। हमारा एमसी समुद्र को देखते हुए कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है, और पीछे मुड़ के अपने मन में कहता है वो फाइनली कुछ उचित कपड़े पहन रहा है, वो किसी फेमस सेट या समूह का लीडर लगता है। हमारा एमसी उससे कहता है कि मून ब्लेड कहाँ है? तो वो बोलता है कि वो आसपास है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि तुम उस कपड़े में अच्छे लग रहे हो, इसे ज्यादा बार क्यों नहीं देखते? तो वो बोलता है कि ये आ रहा है। तो हमारा एमसी कहता है कि अब ये क्या है? तभी वहाँ सामने एक शिप होती है। तो साजायू कहता है कि वहाँ एक नौसैनिक जांच चौकी है जहाँ से हम गुजरेंगे, क्योंकि जंग नदी के बगल में एक बड़ा शहर है। अगर मैं वही पहनूं जो मैं आमतौर पर पहनता हूँ तो प्रोबेबली सैनिक मुझ पर हथियार तान देंगे। तो हमारा एमसी भी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम नॉर्मल रूप से अभी भी अपना रास्ता बनाने में एबल हो। तो वो बोलता है इस संसार में केवल पावर के बल पर जिंदा नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम अकेले होते हैं। तुम जहाँ भी जाओ वो हमेशा हर चीज में एक फ्लो होता है, और उस फ्लो के केंद्र में हमेशा एक ही आकृति होती है। जो लोग उस फ्लो को मानते हैं उन्हें शत्रु माना जाता है, और जो लोग फ्लो में बाधा डालते हैं उन्हें तो और भी ज्यादा इनमी माना जाता है। तो हमारा एमसी भी कहता है क्या तुम जिस फ्लो का मेंशन कर रहे हो वो हेवन के मार्ग जैसा है? और वो लिखने लगता है। तो बताता है कि हो सकता है, क्योंकि ये कहा गया है कि फ्लो की संसार का मार्ग है। तो हमारा एमसी कहता है क्या तुम किसी से बचने की कोशिश कर रहे हो? अगर सेचियोन हमारा शहर है तो होमुन माउंटेन के इंटर द्वार के निकट जंग नदी बंदरगाह से प्रस्थान करें, या फिर मुहान से जहाज लेकर जाना ज्यादा तेज होता, बजाय इसके कि हम अभी भी घूम कर जाएं। इसके अलावा तुम इस समय एक तरह से डिसयूज में हो, इसलिए। तो साजायू कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, वो ऐसा पर्सन है जिसे मैं इस दुनिया में नहीं हरा सकता। तो हमारा एमसी ये सुन के अपने मन में कहता है क्या दुनिया में ऐसा कौन पर्सन है जिसे साजायू भी हरा नहीं सकता? तो उससे कहता है कि क्या किसी ने ये प्रतिज्ञा की है कि तुम अपने साथ एक बीमू को मौत तक रखना चाहोगे? तो बोलता है कि क्या तुमको लगता है कि मैं ऐसे पर्सन से बचूंगा जिसने मुझसे मरने तक लड़ने की कसम खाई है? तो हमारा एमसी भी कहता है कि ये तो सच है, और अपने मन में कहता है कि तो फिर दुनिया में कौन है? एटमॉस्फियर अचानक भारी हो गया है, मुझे आश्चर्य है कि ये किस प्रकार का पर्सन है। फिर हमें सेचोन होली सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा एमसी बैठ के बुक में कुछ ढूंढ रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया है उसमें मैंने खोजा की, लेकिन मुझे ऐसे किसी पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं मिला जिसे वो हरा ना सके। अब जब मैं ये सब देखता हूँ तो पाता हूँ कि मैंने काफी कुछ लिखा है, जितना ज्यादा मैं समझता हूँ ये उतना ही सरल है। ये तो सच है, मुझे आश्चर्य है कि वो मौत से लड़ने के लिए इतनी दूर क्यों जाने को तैयार है। वो वही है जिसने मुझसे दुनिया को अपनी लाइफ और संघर्षों के बारे में बताने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मुझे कभी ये डिसीजन नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों चुना। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश रुक गई है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी बाहर जा रहा होता है और कह रहा होता है कि सेचोन काफी निश्चित रूप से ये एक गर्म और ह्यूमिड प्लेस है। मैंने सोचा कि ये पंखा जो मैंने जूगे लियांग के मंदिर के सामने खरीदा था, जूगे लियांग की बुद्धि के साथ काफी यूज होगी, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर भी ये मेरे सर को चीजें में उलझाए रखने से बेहतर है। जंगल में अंदर बहुत ठंडक है। फिर हमारा एमसी सामने किसी को देखता है, और ये और कोई नहीं हमारे एमसी को बचाने वाली वही लड़की होती है। हमारा एमसी ये देख के कहता है कि मिस्ट ऑफ द रिवर, और उसके पास से वो लड़की गुजर जाती है। तो हमारा एमसी पीछे मुड़ता है और कहता है कि एक्सक्यूज मी, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से चली जाती है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि लानत है, और एक रेस्टोरेंट में आके अपना सर झुका के कहता है कि मैंने कुछ क्यों नहीं कहा, मुझे उसका अभिवादन करना चाहिए था या शुक्रिया अदा करना चाहिए था। नहीं, अगर वो अब भी मुझे नजरअंदाज करती है तो ये शर्मनाक होता। तभी वहाँ पर वेटर आता और कहता है कि ये रहा आपका भोजन सर। हमारा एमसी नूडल्स को देखते हुए कहता है कि ये शर्मिंदा होने से कौन परवाह करता है। फिर खाते हुए कहता है कि सेचोन के मसालेदार नूडल्स कितना अच्छा है। फिर वहाँ साजायू खाता और कहता है कि खूब सारा खाना खाओ, आज रात डिफिकल्ट होगी तुम्हारे लिए। तो हमारे एमसी भी कहता है कि एक डेथ डुएल ये आज था। फिर वो लोग रात में एक पहाड़ पे आते हैं। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया है। तभी वहाँ आवाज आती है कि तुम यहाँ आ गए। तो साजायू कहता है कि हाँ ये सही है, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था। तभी हमें एक बूढ़े आदमी का सीन दिखाया जाता है। वो बूढ़ा आदमी साजायू से कहता है कि मैं होप कर रहा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे, क्योंकि वो दिन होगा जब हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। तो आज का वो दिन है। तो हमारे एमसी को पीछे देखता है और कहता है कि वो लड़का कौन है। तो साजायू बताता है कि वो ऐसा पर्सन है जो कुछ देखता है और उसको लिखता है और उसको रिकॉर्ड करता है। तो बुढ़ा कहता है कि जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब से तुम बदल गए हो। क्या च्योंग हानरू भी तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है अभी? हमारा एमसी भी अपने मन में कहता है कि च्योंग हानरू, और लिखने लगता है उसको। तो पीछे से वो बुढ़ा कहता है कि वो सच में वही लिखता है जो वो देखता
है। तो साजायु कहता है कि क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं भी तुम्हारी तरह झूठ बोलूंगा? तुमने पीछे छिपे हुए कमीने को बाहर आने को कहो। और हमें दिखाया जाता है एक बंदे को, तो वो बोलता है कि मैं सच में उसे तुमसे मिलवाने जा रहा था। वो मेरा नया डिसाइपल है जिसे मैं अपनी ओल्ड एज के बावजूद लेकर आया हूँ। सेवरिंग ग्रीटिंग्स दो। वो तुम्हारे मास्टर का पुराना साथी है। तो साजायु कहता है कि क्या तुम उस पर्सन को सम्मान देते हो जो तुम्हारे मास्टर की हत्या करेगा? तो वो गुस्सा आ जाता है। तो बुढ़ा कहता है कि अरे रुक जाओ सेवरिन। तो साजायु कहता है कि तुमने तो बस एक जानवर को कपड़े दिए हैं, है ना? और वो बंदा गुस्सा आ रहा होता है। तो वो बुढ़ा कहता है कि वो तुमको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम एक भी शब्द बोलने पर अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाते हो तो तुम क्या करोगे? तो बोलता है कि लेकिन वो आदमी जा रहा है मास्टर। तो बंदा बोलता है कि सेवरिन चिंता मत करो, मुझ पर हमेशा की तरह भरोसा रखो। साजायु से कहता है कि मैं इस बच्चे को तुम्हारी मौन शॉट दिखाना चाहता था, क्या तुम उसे रोकने और दिखाने की कोशिश करोगे? तो वो बोलता है कि अगर वो केवल यही करने जा रहा है तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो वो बुढ़ा भी अपना शॉट निकालते हुए कहता है ऐसा लगता है कि मौन शॉट पहले से ही तैयार है। मेरा व्हाइट वाटर ये देखकर बहुत क्यूरियस है। ये बच्चा अभी भी खुशनुमा यादों में डूबा हुआ है, पिछले दिनों में जो हाल ही में बीमू में लड़ गया है। तो साजायु कहता है कि इस बार ये इतना जॉयफुल नहीं होगा और उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो बंदा भी कहता है कि अच्छा ऐसा है, लोग कब शुरू कर रहे हैं? और अंतिम बीमू के लिए। और हमें दिखा जाता है कि वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और वो बार बार अटैक कर रहे होते हैं दोनों पे। तो वो बंदा कहता है साजायु तुम हमेशा की तेरा एज जैसे ही है, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। तो साजायु के ऊपर वो अटैक करता है और कहता है कि तुम ही हो जिससे मेरा व्हाइट वाटर इतनी आसानी से निपट नहीं सकता। तो साजायु पीछे हट जाता है और वो बंदा कहता है कि हेवन के नीचे। तो साजायु कहता है कि नहीं मैं नहीं बदला हूँ और अटैक करते हुए कहता है कि अगर तुमको लगता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम इस पर विश्वास करना चुनते हो। तो वो बंदा कहता है कि सच है, तुम जो कहते हो वो सही है, एकमात्र चीज जो नहीं बदलती वो ये फैक्ट है कि सब कुछ बदलता है। और वो अटैक करते हुए साजायु कहता है कि तुम ही हो जो उन सबसे ज्यादा गर्व से जीते हो और उस पर अटैक करता है, लेकिन वो ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि क्या तुम मुझे ऐसे ही देखते हो? तो साजायु कहता है कि ये सही है, ऐसे पुरुषों को ये एहसास नहीं होता कि उनसे ऊपर भी हमेशा कोई ना कोई रहता है, इसलिए तुम सब ने मेरे साथ ऐसा किया। और अटैक कर देता है। तो वो बंदा पीछे हट जाता है और वो बंदा कहता है साजायु से ये सही है, हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत काम किए हैं, हमें ऐसा करने का ऑर्डर नहीं दिया गया था और यह विचार पहले किसी एक पर्सन के दिमाग में नहीं आया, बल्कि हम सभी ने एक ही समय पर डिसीजन लिया है। वो मोमेंट जब हमने मून का पहला और दूसरा फ्लो देखा, ये वही मोमेंट है जब हमें एहसास हुआ अगर तुम तीसरे फ्लो में मास्टर हो गए तो हम कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएंगे। क्या तुमने कभी ऐसी दीवार का सामना किया है जो उतनी ऊंची हो कि तुम उसे पार न कर सको? तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। तो उस पर अटैक कर देता साजायु, लेकिन वो डॉज कर लेता और कहता है कि तुम हमारे लिए दीवार हो, हम तुम्हें कभी भी ऐसी जगह नहीं जाने देंगे जहाँ हम तुम्हें अपनी हथेली पर न रख सके। और वो दोनों आपस से गुजर जाते हैं और साजायु कहता है कि तुम्हारा बहाना मेरे कान सड़ा रहा है, अब बहुत देर हो चुकी है, चलो इसे खत्म करते हैं। तो वो बंदा कहता है कि ठीक है, व्हाइट वाटर भी अंत देखना चाहता है। तो साजायु अपने स्वord को रेडी कर लेता है और कहता है मून लाइट फर्स्ट स्ट्राइक प्लेस ब्लेड ऑफ लाइट। तो गाइस ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके तुमको वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।